अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में, वो हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इन द प्री स्कूल चाइल्ड। यानी हमने डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ऑफ कैरीज पढ़ लिए थे कि हम चिल्ड्रन में डायग्नोस कैसे कर सकते हैं या हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि जो हमारे पास प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं, यानी वो चिल्ड्रंस जो अभी स्कूल गोइंग नहीं है, उससे कि छोटे के एज के हैं, मीन्स 1 साल से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें हमने डेंटल कैरीज को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो उन चिल्ड्रन में हमारे पास डेंटल कैरीज की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो शुगर की कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो बॉटल फीडर्स भी होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने उन चिल्ड्रंस में जो है वो डेंटल कैरीज को देखना भी है और फिर उसको ट्रीट करना भी है। यहाँ इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे की टीथ जो है वो काफ़ी सारे ख़राब हो चुके हैं, बल्कि बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। इट मीन्स कि हमारे पास प्री स्कूल चिल्ड्रन में भी कैरीज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास जो प्री स्कूल चाइल्ड है उनके इस तरह की कैरीज होते हैं। वो इस तरह उनकी डेंटिन की लेयर को पहले ख़राब करते हैं, फिर ये पहले इनेमल की लेयर उनकी ख़राब हो जाती है, सारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वहाँ पे उसकी डिमिनराइजेशन हो जाती है। फिर हमारे पास डेंटिन की तरफ ये हमारे पास ब्लैक कलर में भी हो जाते हैं और आखिर में ये टीथ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनकी टीथ ही माउथ में इस तरह हो जाते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा सेवियर कैरीज भी उनकी होती है और इनिशियल स्टेज पे हमें उनको डिटेक्ट कर देना चाहिए। जैसे ही हमें चिल्ड्रन में कैरीज नज़र आए या हमें लगे कि हाँ अब इनकी इनिशियल कैरीज स्टार्ट हो गई हैं, या अगर वो सेवियर स्टेज में भी हैं, हमें उनको डायरेक्टली ट्रीट कर देना चाहिए और डेंटिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से वो समझते हैं कि चले बस छोड़े, ये टीथ तो वैसे भी इनके गिर जाएंगे और इनके परमानेंट टीथ तो आने वाले हैं, तो इस वजह से वो उनको फिर डेंटिस्ट के पास भी नहीं लेकर जाते। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्री स्कूल चिल्ड्रन में हमारे पास बहुत सारी कैरीज होती हैं। इन पे काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ भी कंडक्ट हो चुकी हैं, जिनके बेसिस पे हमें ये मालूम हुआ है कि अगर हम देखें तो हमारे पास प्री स्कूल चिल्ड्रन में 50% ऑफ चांसेस हैं कि उनमें कैरीज हैं। सो इंट्रोडक्शन हमारे पास है कि डेंटल कैरीज इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन पे रिसर्च हुई है, यहाँ पाकिस्तान में भी हुई है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के बेसिस पे उन्होंने कहा कि है कि जो हमारे पास डेंटल कैरीज है, ये इट इज़ द स्टिल मोस्ट प्रेवलेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो चाइल्ड पॉपुलेशन में पाई जाती है। So by the 5 years of the age, up to 50% of the child population have experienced dental decay. और उन्हीं स्टडीज के बेसिस पे हमें मालूम हुआ है कि हमारे पास जो 50% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन है, उनमें हमारे पास डेंटल डिके यानी डेंटल कैरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अप टू 5 ईयर्स ऑफ द एज। यानी 5 ईयर्स ऑफ द एज कितनी कम एज होती है, लेकिन स्टिल हमारे पास वहाँ पे डेंटल कैरीज की चांसेस है और वो उनमें एक्सपीरियंस हुए हैं, उनमें पाए जाते हैं। सो 50% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन, यानी अगर हम अपनी चाइल्ड पॉपुलेशन को 100% ले तो उसमें से हमारे पास 50% ऑफ द चाइल्ड हैव डेंटल कैरीज। फिर हमारे पास है कि पैटर्न्स ऑफ डेंटल डिजीज सीन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन में हमारे पास कौन से पैटर्न्स देखे गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड कैरीज है उसको इंडिकेट किया है ECC पे भी, लेकिन अगर आज की स्लाइड में ECC आए तो आप लोग डायरेक्टली समझ जाएं कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज की बात हो रही है। सो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज हमारे पास कौन सी कैरीज है? इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेंटल कैरीज प्रेजेंटिंग इन द प्राइमरी डेंटिशन ऑफ द यंग चिल्ड्रन। ये हमारे पास एक टर्म है जो कि डेंटल कैरीज को प्रेजेंट करता है। वो डेंटल कैरीज जो हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन में पाई जाती है, यानी डिसिडुअस टीथ में पाई जाती है ऑफ द यंग चिल्ड्रन। सो द टर्म्स सच एज नर्सिंग बॉटल माउथ या बॉटल माउथ कैरीज और द नर्सिंग कैरीज, यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्म्स भी यूज होती हैं। प्राइमरी डेंटिशन में जब कैरीज पाई जाती है तो उनके लिए जो, या प्राइमरी डेंटिशन के लिए हमारे पास अनदर टर्म्स आर द नर्सिंग बॉटल माउथ, ये टर्म भी यूज होता है, बॉटल माउथ कैरीज भी यूज होता है और नर्सिंग कैरीज भी यूज होता है। इन तीनों टाइप ऑफ कैरीज, यानी यही बात की गई है इन तीनों में कि प्राइमरी डेंटिशन कैरीज की बात हो रही है, तो इन तीनों के लिए हमारे पास ब्रॉडली एक दूसरा टर्म है जो इन सब को जो है वो कवर कर लेता है, वो हमारे पास है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। ठीक है, सो दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द डेंटल कैरीज को डिस्क्राइब करती है ये टर्म्स हमारे पास, इन विच द अपर इंसाइजर एंड अपर प्राइमरी
फर्स्ट मोलर्स आर यूजुअली मोर सेवियर अफेक्टेड। जो हमारे पास अपर प्राइमरी इंसाइजर्स हैं और अपर प्राइमरी मोलर जो है वो हमारे पास ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं डेंटल कैरीज में, ठीक है। फिर आते हैं लोअर फर्स्ट प्राइमरी मोलर्स, वो भी हमारे पास उनके चांसेस हैं कि वो इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो लोअर इंसाइजर्स है वो ज्यादातर इसलिए भी अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि एक तो हमारे पास नीचे सारा सलाइवा पूल भी है, अगर इस तरह कोई शुगरी कंटेंट इस तरह कुछ आता भी है तो वो सलाइवरी पूल से वॉश आउट कर जाता है। अगर हम बॉटल फीडर्स की बात करें तो उनसे भी हमारे पास जो है डायरेक्टली वो मतलब नहीं उनकी चांसेस होती, लोअर टीथ इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती जितने ज्यादा हमारे पास अपर टीथ इफेक्ट होते हैं। So the lower incisors are usually spared, being either entirely कैरीज फ्री होते हैं या फिर थोड़े बहुत अफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड कैरीज है, अगर हम उसकी बात करें कि वो हमारे पास अपर आर्च या लोअर आर्च इन दोनों में कौन से आर्च की टीथ को ज्यादा अफेक्टेड करती है, तो वो हमारे पास अपर टीथ है, ठीक है। अपर इंसाइजर्स भी और अपर मोलर्स भी। प्राइमरी की बात हो रही है, ठीक है, सारी बात प्राइमरी डेंटिशन की हो रही है कि इसमें हमारे पास ये ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और जो लोअर है वो हमारे पास इस तरह ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते। फिर हमारे पास है कि कुछ चिल्ड्रन जो है उनमें हमारे पास एक्सटेंसिव कैरीज होती हैं, यानी काफी ज्यादा कैरीज होती है। दैट डजंट फॉलो द नर्सिव कैरी पैटर्न को फॉलो नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके में कैरीज की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो सच चिल्ड्रन ऑफन हैव अ मल्टीपल कैरियस टीथ, उनकी मल्टीपल कैरियस टीथ भी होती हैं। दे विल बी स्लाइटली ओल्डर 3 और 4 ईयर्स के एज की जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी हमारे पास मल्टीपल कैरियस टीथ की चांसेस हमने देखे हैं। So this presentation of caries is sometimes called rampant caries, ठीक है। हमने बात की कि हमारे पास जो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज है वो हमारे पास अपर टीथ को ज्यादा अफेक्ट करते हैं और वो चिल्ड्रन जो हमारे पास ज्यादातर बॉटल फीडर्स होते हैं जो शुगर कंजम्पशन करते हैं उनमें हमारे पास इसके चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। लेकिन अगर हम उनके अलावा और बच्चों को देखें जिनमें हमारे पास मल्टीपल कैरीज की चांसेस है, यानी उनकी काफी ज्यादा टूथ जो है वो होते हैं और वो कैरीज जो है उन्होंने नर्सिंग कैरीज पैटर्न को फॉलो नहीं किया, यानी उन्होंने या बॉटल यूज नहीं किए या उन्होंने कोई शुगर की कंजम्पशन नहीं यूज की या कुछ इस तरह नहीं किया, लेकिन हमारे पास नर्सिंग का जो कैरीज है उसकी वजह से वो नहीं आए, तो हमारे पास बात है कि यहाँ पे फिर वो कैरीज किस वजह से आए हैं, तो उन कैरीज को हमने नेम दिया है रैम्पेंट कैरीज, ठीक है, उन कैरीज को हम रैम्पेंट कैरीज कहते हैं। सो देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रैम्पेंट कैरीज और नर्सिंग कैरीज, हमारे पास कोई भी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है कि रैम्पेंट कैरीज और नर्सिंग कैरीज में कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जब डिफरेंस नहीं है तो इसलिए हमने उनको टर्म को नेम दिया है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज, यानी अर्ली चाइल्डहुड कैरीज में हमने इन सारे टाइप ऑफ बच्चों की जो कैरीज है उनको डाल दिया है। वैसे रैम्पेंट कैरीज जो होती है वो हमारे पास वो कैरीज होती है जो बहुत ज्यादा स्प्रेड भी होती है और काफी जल्दी होती है, जो हमारे पास वाइड स्प्रेड और रैपिडली ग्रोइंग कैरीज होती हैं उनको ज्यादातर हम रैम्पेंट कैरीज कहते हैं। और रैम्पेंट कैरीज हम उनको भी कहते हैं जो मोर देन 10 टीथ को या इस तरह से ज्यादा टीथ को जो है अफेक्ट कर लेती है, ठीक है, मल्टीपल टीथ को अफेक्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पे ये बात की गई है। सो द नर्सिंग कैरीज, रैम्पेंट कैरीज और नर्सिंग बॉटल माउथ कैरीज, ऑल अदर कैरीज जो है वो सारी हमारे पास किस में आ जाती हैं, वो एक ब्रॉड टर्म हम उसके लिए यूज कर लेते हैं विच इज द अर्ली चाइल्डहुड कैरीज, ठीक है। तो इसी में ये सारे हमारे पास कवर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी कितनी एक्सटेंसिव कैरीज है हमारे पास इन 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड में देखी गई हैं कि उनकी कैरीज जो है वो काफी ज्यादा है। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस टूथ को भी काफी खराब किया हुआ है, यहाँ पे भी है, ठीक है, और लोअर पे भी है। इन मैनी केसेस हमारे पास जो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज है वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ द ड्रिंक कंटेनिंग शुगर्स फ्रॉम अ बॉटल, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको माँ जो है बस बॉटल दे देती है, उसमें मिल्क में शुगर भी डाला होता है, तो ज्यादातर शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स जो होती हैं वो बॉटल में होती है और उसकी फ्रीक्वेंट कंजप्शन की वजह से हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड कैरीज आ जाती हैं। So the sparing of the lower incisors seen in nursing caries is thought to result from shielding of the lower incisors। वही बात अब यहाँ पे डिस्कस हो रही है विद डिटेल कि हमारे पास लोअर टीथ को क्यों कैरीज पे ज्यादा नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि या तो बच्चे शील्ड यूज कर रहे हैं लोअर इंसाइजेस पे बाय द टंग ड्यूरिंग सकलिंग, ठीक है, और टंग को भी यूज कर रहे होते हैं सकलिंग के टाइम, जिसकी वजह से लोअर टीथ ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम दे आर बीइंग बाथ इन द सलाइवा फ्रॉम द सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर डक्ट्स,
क्योंकि हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ में सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स पड़े हैं, उनकी डक्ट्स की ओपनिंग हुई है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो वॉश आउट हो जाता है विद द सलाइवा। तो वहाँ पे वो शुगर जो है वो रिटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से लोअर में हमारे पास कैरीज के चांसेस कम है, लेकिन अपर टीथ में हमारे पास चांसेस ज्यादा है। So the upper incisor on the other hand are bathed in the fluid from the bottle of feeder। जो अपर की टीथ है वो हमारे पास वहाँ पे किस वजह से बोटल ऑफ फीडर्स की जो ड्रिंक्स है वो वहाँ पे आ रहे हैं, जब वो वहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपर की टीथ में कैरीज की चांसेस ज्यादा हैं। So the children who tend to fall asleep with the bottle in their mouths are most likely to get अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। ठीक है, वो चिल्ड्रन जो हमारे पास बॉटल मुंह में लेकर सो जाते हैं, तो उनमें भी हमारे पास काफी ज्यादा चांसेस है कि उनको अर्ली चाइल्डहुड कैरीज हो सकती हैं। तो ये भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि माएँ जो है अपने बच्चों को बस बॉटल दे के ही उसी के साथ सुला देती हैं और बस छोड़ देती हैं। तो इट मीन्स कि उन बच्चों में भी अर्ली चाइल्डहुड की कैरीज ज्यादा है। तो हमें चाहिए कि हम उनके वो बॉटल्स उनके माउथ से ले जब बच्चे सो जाए, ना कि हम उनके ऊपर वो छोड़ दें, क्योंकि वो ड्रिंक्स जो होती है वो काफ़ी स्वीट और शुगरी से ड्रिंक्स होती है और उसकी वहाँ पे वो ले रहे हैं, और जब जिस टाइम पे बच्चे की टीथ जब एरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें फिर ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये देख लें, ठीक है, बॉटल फीडर जो है वो हमारे पास भी डेंटल कैरीज में एक फैक्टर है कि वो रिस्क फैक्टर कह सकते हैं कि वो चांस है कॉज कर सकता है हमारे पास कैरीज को। अदर फैक्टर्स भी हमारे पास है कि जो इस डेंटल कैरीज इन प्री स्कूल चिल्ड्रन में भी एक रोल प्ले करती है एज अ कॉज, एज अ इटियोलॉजी। सो दीज अदर फैक्टर्स आर द लीनियर इनेमल डिफेक्ट्स हो सकती है या फिर मॉल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इनेमल डिफेक्ट्स की वजह से उनका इनेमल डिस्ट्रक्ट हो रहा है या वीक है, या वहाँ पे उसकी डिमिनरलाइजेशन हो रही है, तो ये भी इनेमल की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। जरूरी नहीं कि वहाँ पे कोई उनका डेंटल कैरी का चांस है। और ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसकी टीथ वीक है और वो एरोड हो रहे हैं या वेयर ऑफ हो रहे हैं या डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी माल न्यूट्रिशन भी एक वजह हो सकती है। सो अदर फैक्टर्स भी हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हैं। Early childhood caries may be associated with prolonged and on-demand breastfeeding भी डिपेंड है। वो इस तरह के जो बच्चे वैसे तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 2 इयर्स है बेबीज का कि उनको ब्रेस्ट फीड किया जाए, लेकिन अगर वो इससे भी एक्सटेंड किया जाता है तो हमारे पास उन बच्चों में भी डेंटल कैरीज के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज द ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स 7% ऑफ लैक्टोज उसमें प्रेजेंट है, विच इज द फ्रीक्वेंट एंड prolonged and on-demand consumption appears to be an important etiological factor. So this is also one of the etiological factor है कि ये आपके पास बेबीज में प्री स्कूल चिल्ड्रंस में डेंटल कैरीज के चांसेस हो सकते हैं कि वो आ सकते हैं। So most affected children जो है they sleep with their parents suckling during the night and often still being breastfed at 2 or more years of the age, so that prolonging on-demand feeding beyond that age possibly carries a risk कॉजिंग डेंटल कैरीज। ठीक है, तो हमारे पास अगर प्रोलॉन्ग ऑन डिमांड फीडिंग होगी बेबीज की तो उनमें भी हमारे पास डेंटल कैरीज के चांसेस ज्यादा हैं। एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी शो किया है कि हमारे पास अगर काउ मिल्क को देखें तो उसमें हमारे पास 4% ऑफ द लैक्टोज प्रेजेंट होता है और इस मिल्क में हमारे पास 7% ऑफ द लैक्टोज है। तो ऑन प्रोलॉन्ग फीडिंग पे हमारे पास बेबीज में डेंटल कैरीज आ सकती हैं। फिर हमारे पास है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के बाद के आइडेंटिफाइंग प्री स्कूल चिल्ड्रन इन नीड ऑफ डेंटल केयर। हम उन चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको डेंटल केयर की नीड है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंटल कैरीज एट एन अर्ली एज इज हाईली डिजायरेबल भी है if preventive measures and restorative cares are to be successful। अगर आप चाहते हैं कि बेबीज में या चिल्ड्रन में हमारे पास रेस्टोरेटिव और प्रिवेंटिव measures सक्सेसफुल रहे तो हमें अर्ली स्टेज पे ही उनको डिटेक्ट करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए। And yet at 5 years of the age a significant number of children will not have their first checkup visit to dentist। 5 years of the age में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा इस तरह नहीं गया डेंटिस्ट के पास। ठीक है,
अपनी फैमिलीज में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इस तरह बच्चे नहीं है कि पेरेंट कहे कि चले इसे डेंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं क्योंकि इनकी टीथ खराब हो रहे हैं। बल्कि मैं अपना बता देती हूँ कि मेरी खुद अपनी कज़न है छोटी सी, उनको भी ये प्री स्कूल चाइल्ड वाली डेंटल कैरीज हुई हैं, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज उसको हो चुकी है, बट उसकी मदर उसको नहीं लेकर जा रही बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट कि ये टीथ तो वैसे भी गिर जाएंगे और उसके परमानेंट टीथ आ जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो 5 इयर्स ऑफ द एज की जो चिल्ड्रन है उनकी डेंटल जो चेकअप्स है वो नहीं होती। तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑप्शन इसके क्या हो सकते हैं कि पेरेंट्स शुड बी इनकरेज, हमें पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रंस को लेकर जाएं डेंटिस्ट के पास। सो टू ब्रिंग देयर चाइल्ड फॉर डेंटल चेक एज सून एज द चाइल्ड हैज टीथ, जब बच्चे की टीथ निकल आए तो मदर्स को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको डेंटिस्ट के पास लेकर जाए, यूजुअली अराउंड 6 months ऑफ द एज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टूथ एरप्ट होता है वो अराउंड 6 months ऑफ द एज एरप्ट हो जाता है। This allows the appropriate preventive advice regarding tooth cleaning, fluoride toothpaste and the avoidance of the bottle habits। जब पेरेंट्स बच्चों को लेकर जाएंगी डेंटिस्ट के पास तभी तो उनको अवेयरनेस आएगी और उनको जो है डेंटिस्ट जो है वो एडवाइस देगा कि उनको बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, टीथ क्लीनिंग करनी चाहिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करने चाहिए या बॉटल की जो हैबिट्स है वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे पास डेंटल कैरीज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये अवेयरनेस और ये चीज़ तभी आएगी जब पेरेंट्स जो है वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे। So it also allows the child to become familiar with the dental environment। और अगर पेरेंट्स बच्चों को लेकर जाएंगी तो बच्चे भी डेंटल इन्वायरमेंट के साथ अवेयर हो जाएंगे। दे इनेबल द डेंटिस्ट टू आइडेंटिफाई एनी केरीज डिटोरिएशन ऑफ टीथ एट अर्ली स्टेज, और डेंटिस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इस बच्चे को अर्ली स्टेज में ही कोई केरीज है कि नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। हमारे पास अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि हेल्थ विजिटर्स हैं, दे कैन आल्सो बी वैल्यूएबल इन डिलीवरिंग की प्रिवेंटिव एडवाइसेस। जो हेल्थ विजिटर्स होती हैं तो वो भी हमारे पास एज अ प्रिवेंटिव एडवाइस जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। ठीक है, and help to identify the young children with possible decay। they also help us to identify कि वो हमारे पास आइडेंटिफाई करे कि यंग चिल्ड्रन में कोई डिके की चांसेस है नहीं है कितनी है। प्लस मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द लोकल हेल्थ विजिटर्स एंड डिलीवरिंग डेंट हेल्थ मैसेजेस थ्रू मदर्स एंड टोडलर्स ग्रुप्स कैन आल्सो बी यूजफुल स्ट्रेटजीज। और एक स्ट्रेटजी ये है कि आप उनको अवेयर करें थ्रू मैसेजेस कि इस तरह आप लोग डेंटिस्ट या डेंटल रिलेटेड जो है यूजफुल मैसेजेस स्प्रेड करें। ठीक है, तो वो इस तरह टोटल ग्रुप्स में भी और हमारे पास जो मदर्स की ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करनी चाहिए ताकि मदर्स को अवेयरनेस हो और वो अपने बच्चों की केयर करें, स्पेशली डेंटल केयर। फिर हमारे पास है कि मैनेजमेंट ऑफ द पेन एट फर्स्ट अटेंडेंस। जैसे ही बच्चे हमारे पास डेंटिस्ट के पास आ जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा पेन क्या एक्सपीरियंस हो चुका होता है, या पेन जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर वो दोबारा नहीं आ पाती या फिर बच्चे डरते हैं, तो हमें उस पेन को ही स्टार्ट में मैनेज कर देना चाहिए। और दूसरी बात कि पेन एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो डेंटिस्ट के पास आते हैं जस्ट फॉर पेन की वजह से। ठीक है, लेकिन इट मीन्स के अगर उनको कोई पेन नहीं होगा और इस तरह उनकी माउथ में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही होगी तो वो नहीं आती, वो उसको अवॉइड करते रहती हैं जब तक उनको पेन ना हो। तो आप लोगों ने भी देखे होंगे कि हमारे पास वो पेशेंट जिनको जब सवेयर पेन हो जाता है तभी वो हमारे डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो उसी पेन को डेंटिस्ट को चाहिए कि वो उसी पेन को इस तरह से मैनेज करे कि उनका कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो। सो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास प्री स्कूल चाइल्ड जो है विद कैरीज इज ऑफन ऑलरेडी इन पेन व्हेन दे फर्स्ट अटेंड अ डेंटल सर्जरी। ठीक है, बात हो रही है प्री स्कूल चिल्ड्रंस की कि जब वो एक डेंटिस्ट के पास आते हैं या फिर हाँ डेंटिस्ट के पास जब आते हैं या हॉस्पिटल जब आते हैं तो उनका मेन रीज़न ही यही होता है कि उनको पेन होता है। तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो पेन की वजह से होता है कि वो डेंटिस्ट के पास आ जाते हैं और फिर वो उनकी एक डेंटल सर्जरी होती है। मीन्स हमने पेन को मैनेज करना होता है ना, तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पेन को कैसे मैनेज करते हैं। इफ द पेशेंट हैव पल्पाइटिस कंडीशन, अगर पेशेंट को है
सो वी शुड इफेक्टिवली मैनेज इन अ शॉर्ट टर्म बाय द जेंटल एग्जिबिशन ऑफ द कैरीज, के हम वहाँ से कैरीज को एग्जिबिट करें, ठीक है, रिमूव करें और वहाँ पे ड्रेसिंग कर लें विद द जिंक ऑक्साइड इथेनॉल बेस्ड मटेरियल पे कर लें, जो कि हमारे पास मटेरियल है एग्जांपल में IRM इंटरमीडिएट रिस्टोरेटिव मटेरियल है। या फिर हम पॉली एंटीबायोटिक्स या स्टीराइड पेस्ट यूज करें जो कि हमारे पास लेदर मिक्स है। इट मे बी यूजफुल बीनीथ सच ड्रेसिंग, यानी इन्हीं ड्रेसिंग के नीचे हमें ये यूज करना चाहिए। या फिर ओवर एक्सपोजर एंड नियर एक्सपोजर ऑफ द पल्प, ठीक है, अगर पल्प की एक्सपोजर हो चुकी है या नहीं हुई तो वहां पे हमें ये यूज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसलिए यूज करेंगे ताकि हमारे पास पेशेंट का जो पेन है पल्पाइटिस का वो कम हो जाए। दूसरी बात, द पल्प चेंबर ऑफ एब्सेस टूथ, जहाँ पे हमारे पास एब्सेस की फॉर्मेशन हुई है उस पल्प चेंबर को भी हमने केयरफुली असेस करना है। वहाँ पे भी हमने एग्जिबिशन कर देनी है, उसको रिमूव कर देना है और वहाँ पे हमने ड्रेसिंग करनी है। किस चीज की ड्रेसिंग करनी है? डाइल्यूट फॉर्मोक्रेसोल की ड्रेसिंग हमने करनी है ऑन द कॉटन वूल पे विद इन द पल्प चेंबर, ठीक है, विद फ्रीक्वेंटली लीड टू रेजोल्यूशन ऑफ द स्वेलिंग एंड सिम्टम्स, क्योंकि हमारे पास जो डाइल्यूट फॉर्मोक्रेसोल है ये वहाँ की स्वेलिंग को और सिम्टम्स को जो है वो खत्म कर देता है। तो अगर पल्पाइटिस का है तो उसके लिए क्या चीज करनी है ये आप लोगों को पता हो, ठीक है। अगर एब्सेस टूथ है वहाँ पे एब्सेस की फॉर्मेशन होनी है तो उसको भी रिमूव करके वहाँ पे ड्रेसिंग कर देनी है। किस चीज से ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। अगर फिर पेशेंट को कोई एक्यूट या स्प्रेडिंग इन्फेक्शन हो चुका है या कोई स्वेलिंग हो चुकी है तो उसके लिए हम फिर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है वो टूथ एक की केसेस में ज्यादातर अवॉइड करते हैं, नहीं देते, ठीक है, जब तक यानी कोई इस तरह कोई टूथ टिश्यू इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन इस तरह ना हो तब तक हम नहीं देते। अगर कोई टूथ इन्फेक्शन या टूथ इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है तभी हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वैसे हम ज्यादातर फिर नहीं देते। सो स्टेटमेंट हमारे पास है कि एक्यूट और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन और स्वेलिंग जो है ये इट रिक्वायर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स के लिए, यानी इन्फेक्शन और स्वेलिंग के लिए, लेकिन अगर कोई टूथ या आपका सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है तभी आप दे, अदरवाइज ना दे। सो although there is a little rationale for the use of antibiotics in the case of toothache without associated with soft tissue and inflammation। फिर हमारे पास है कि जो डेंटल इन्फेक्शन हो जाती हैं, डेंटल इन्फेक्शन के साथ समटाइम्स हमारे पास फेस की भी स्वेलिंग हो जाती है, तो स्पेशली वे द चाइल्ड इज फेब्राइल और अनवेल कंडीशन में हमारे पास होता है। वी नो कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो नाजुक होते हैं, तो उनमें फिर हम क्या करेंगे? सो इट कंस्टिट्यूट अ डेंटल इमरजेंसी एंड कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू रेफर टू इमीडिएट मैनेजमेंट। तो इस तरह के बच्चों को जो है हमें डायरेक्टली इमरजेंसी में मैनेज करना है और इमीडिएटली उसको पेन को रिलीफ देना है, ठीक है। इस सारे टॉपिक के हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट्स ये है कि पेन जो है वो कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर है इन प्री स्कूल चिल्ड्रन में, ठीक है। सेकेंड वन ये है कि आप जो पेशेंट जिस कंडीशन में आ रहा है आप उसकी एक अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करें टीथ की, ठीक है, ताकि टेम्परेरीली हमारे पास पेन जो है वो मैनेज हो जाए और इन्फेक्शन भी सबसाइड हो जाए। एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है या फिर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हुई है तब, ठीक है। चिल्ड्रन विद इंक्रीज फेशियल स्वेलिंग या सीरियस सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट को भी हम रेफर करें स्पेशलाइज सेंटर की तरफ ताकि अर्जेंटली उसकी पेन की मैनेजमेंट हो सके। फिर हमारे पास है कि प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, के हमारे पास उनकी डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट प्लान जो है वो किस तरह हमने करनी है। If we planning when planning the dental treatment for preschool children, it is important to appreciate that dental caries of enamel is essentially a childhood caries, कि हमारे पास बच्चों में जो सबसे पहले डेंटल कैरीज जो है वो आती है वो हमारे पास एनिमल कैरीज में भी आ जाती है, क्योंकि वो सबसे पहले एनिमल पे अटैक होता है, एनिमल को वो सारा डिस्ट्रक्ट कर लेता है। पिछले पिक्चर्स में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो डेंटल कैरीज ऑफ एनिमल जो है ये हमारे पास चाइल्डहुड डिजीज में आ जाता है। दैट प्रोग्रेशन ऑफ कैरीज इन द प्राइमरी डेंटिशन कैन बी रैपिड, और हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन में कैरीज की प्रोग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा रैपिडली होती है, तो इसलिए हमें इसकी अर्ली डायग्नोसिस करनी चाहिए और एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। प्री स्कूल चिल्ड्रन शुड बी रूटीनली एग्जामिन्ड फॉर डेंटल कैरीज, हमारे पास जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनको भी डेंटल कैरीज की एक रूटीन एग्जामिनेशन जरूरी है, विच इज एटलीस्ट 2 to 3
टाइम्स पर ईयर, ठीक है। पर ईयर आप उसको 2 या 3 बार जो है वो जरूर लेकर जाएं डेंटिस्ट के पास। अगर इतना नहीं हो सकता और आप फ्रीक्वेंट, ये तो सबसे कम है ना, लेकिन अगर मोर फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन आप करना चाहते हैं तो इट शुड बी आफ्टर एवरी 3 months, ठीक है। इट मे बी जस्टिफाइड फॉर चिल्ड्रन विच आर एट हाई रिस्क। जो हमारे पास हाई रिस्क पे जो चिल्ड्रन है उनको जो है आफ्टर एवरी 3 months जो है डेंटिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। फिर हमारे पास जो ए प्रॉक्सिमल कैरीज है, दिस इज कॉमन इन प्राइमरी मोलर्स। ए प्रॉक्सिमल कैरीज काफी ज्यादा मोलर्स में कॉमन है, सो चिल्ड्रन कंसिडर टू बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेंटल कैरीज, एंड उनमें भी डेंटल कैरीज की चांसेस ज्यादा है जिनकी ए प्रॉक्सिमल कैरीज आ जाते हैं। एंड वेयर पोस्टीरियर कॉन्टेक्ट्स आर क्लोज्ड, अगर पोस्टीरियर कॉन्टेक्ट्स हमारे पास क्लोज्ड है एट फर्स्ट साइट ऑफ द वाइट विंग रेडियोग्राफ शुड बी टेकन एट 4 years ऑफ द एज। जहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर कॉन्टेक्ट्स क्लोज होते हैं, ठीक है, और आप ए प्रॉक्सिमल कैरीज को नहीं देख सकते तो वहाँ पे आप वाइट विंग रेडियोग्राफ यूज करें, ठीक है। एट द 4 years ऑफ द एज वाइट विंग रेडियोग्राफ को हम यूज करेंगे ताकि हम वहाँ से डिटेक्ट कर सकें और देख सकें कि ए प्रॉक्सिमल कैरीज है या नहीं है। इन सच चिल्ड्रन कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू रिपीटिंग वाइट विंग्स एट लीस्ट एनुअली, यानी वाइट विंग्स एनुअली रिपीट करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि क्या हमारे पास बच्चों में जो है एप्रॉक्सिमल कैरीज हैं या नहीं है, क्योंकि उनके जो पोस्टीरियर कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर क्लोज होते हैं। इसका की पॉइंट, इस सारे पैराग्राफ का हमारे पास की पॉइंट ये है कि जो हमारे पास कोरोनल इनेमल कैरीज है दे आर एसेंशियली अ चाइल्डहुड डिजीज कंसिडर की जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास जो वाइट विंग है ऑफ द 4 year चाइल्ड का, जिसमें हम उनके जो एक प्रॉक्सिमल कैरीज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं जिससे हमें, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ए प्रॉक्सिमल कैरीज आई थिंक यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है इनकी। आई होप सो आप सबको समझ आ चुका होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को।